practicing and it's your beautiful channel Dynamic Education. So today we will read the first chapter of physics, Physical World of class 11th. So here's the first question. What is physics? फिजिक्स क्या है? सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से आया है, जिसका कि मीनिंग है नेचुरल फेनोमेना। क्या मीनिंग है इसका? नेचुरल फेनोमेना। अब हम जानेंगे कि फिजिक्स एक्चुअली है क्या। इट इज अ प्रिंसिपल और लॉ विच गवर्न्स द यूनिवर्स। जो भी हम लोग का जो यूनिवर्स है, ये वर्ल्ड है, ये जिस लॉ को, जिस प्रिंसिपल को, जिन सिद्धांत को फॉलो करता है, वही फिजिक्स है। जैसे कि ये एक मार्कर है, ये यहाँ से ऐसे गिरा, ये क्यों गिरा, वाई एंड हाउ, तो ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बस यही चीज़ फिजिक्स है। इसको जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ तो फिजिक्स का ही एक पार्ट है, तो यही चीज़ फिजिक्स हुआ। फिजिक्स क्या है? जिससे हम फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है, साइंस में एक ऐसा ब्रांच है जिससे कि हम फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि हाँ देखो यहाँ से यहाँ जाने में इतना समय लगा, तो इतना दूर जाएंगे कितना समय लगे, इससे लेंथ, टाइम सब कुछ हम लोग मेज़र कर सकते हैं बैठे बैठे भी। एक्चुअली बहुत सारे कैलकुलेशंस के लिए तो इसमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है, हम खुद से ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम देखें फिजिक्स कितने टाइप का है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। सो सबसे पहले दो टाइप का फिजिक्स है। सबसे पहले हम देखें क्लासिकल फिजिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के बारे में, जैसे कि बड़े बॉडी जिनको हम नेक्ड आई से देख सकें, उसी को माइक्रोस्कोपिक जितना भी बॉडीज होता है उसी को हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे। क्लासिकल फिजिक्स, इसका 4 पार्ट्स हैं: मैकेनिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम जाने मैकेनिज्म क्या है। ऐसे ये चैप्टर उतना नेसेसरी नहीं है, मतलब एग्जाम में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, मगर इसको पढ़ना एक तरह से इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें अपने सिलेबस का पूरा ओवरव्यू मिल जाए। क्योंकि जब हम क्लास 10 से क्लास 11th में आते हैं तो हमें पता नहीं होता है किस तरह की पढ़ाई होने वाली है, क्योंकि बहुत लोग से भी सुनते हैं, बहुत सारे र्यूमर्स भी सुनते हैं, जिससे कि हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। सो एक ओवरव्यू मिल जाए पूरे के पूरा सिलेबस का, इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का। ये एक तरह से इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट फिर भी हम इसे पढ़ते हैं। सो मैकेनिज्म, दिस इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। सो मैकेनिज्म में यही चीज़ हम पढ़ेंगे, मोशन जो होता है उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे। फिर सेकेंड है थर्मोडायनेमिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये बस सिलेबस का ओवरव्यू हम देख रहे हैं। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट डील्स विद द स्टडी। इसमें हम वो चीज़ पढ़ेंगे जिसमें कि मैग्नेट और मशीन दोनों के बीच का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन रहेगा ना, वही दोनों के बीच का रिलेशन को हम पढ़ेंगे इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट, इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम पढ़ेंगे इसमें। फिर ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। 10th क्लास के भी हमने एक चैप्टर में लाइट को पढ़ा था, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ठीक उसी तरह हम इसको 12th में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स ये हम पूरा का पूरा 12th में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे फिजिक्स का सेकेंड पार्ट, मॉडर्न फिजिक्स। इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स, इन सब चीज़ों के बारे में जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इन सब चीज़ों का स्टडी को ही बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो इसमें सबसे पहले पढ़ें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन कंपेरेबल टू द स्टडी ऑफ लाइट। और फिर सेकंड में क्वांटम फिजिक्स, इसमें हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। एक ये जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, इसको हम 12th में पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, आप देख लीजिएगा, उसी में आता है एक सबसे पहला है उसमें रिडक्शनिज्म और सेकंड है यूनिफिकेशन।
अब रिडक्शनिज्म का आप वर्ड से इसका आप मीनिंग समझ रहे हैं। रिडक्शनिज्म मतलब अलग होना। जैसे 10th में हम लोग पढ़े थे AC करंट मतलब DC मोटर, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे ना। जैसे एक जनरेटर है, तो जनरेटर के बारे में क्या पढ़ते हैं, उसका एक एक छोटा छोटा अंदर के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये चीज़ है तो वो किस चीज़ में काम आएगा, उसका एक एक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसी को रिडक्शनिज्म कहते हैं। और सेकंड है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन में हम देखिए किसी भी जैसे एक लॉ है, दो लॉ है, जैसे कि एक लॉ था ऑयरस्टेड और फैराडे का, वो मैग्नेटिज्म का ये लॉ था, उन दोनों को कंबाइन करके वो लोग एक लॉ बनाए थे। मतलब कोई भी 2-3 लॉ को कंबाइन करके हम एक लॉ बनाते हैं, उसी को यूनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे एक थ्योरी बनाया था ऑयरस्टेड एंड फैराडे का मैग्नेटिज्म का, वो बहुत ही मस्त है, वो इसका एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वेरियस फोर्सेस एक्टिंग इन फिजिक्स। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड लास्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पहले हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर। इसका ये फॉर्मूला, ये बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला है, इसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा। G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका ये है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 स्क्वायर। ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जो गिवन डिस्टेंस होगा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए यहाँ पे R से ये डिवाइड हो रहा है। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद हम देखेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये नेचर में एग्जिस्ट करने वाला सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ऐसे ज़्यादा कहीं पे दिखता नहीं, इसका डेफिनेशन बस यही है, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग इन बी डीके ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। ये बीटा रेज में पाया जाने वाला फोर्स है, इसका ज़्यादा कोई मान्यता नहीं है, बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होता है जो इसमें ये रिएक्ट करता है और सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है। ये कहाँ पे, बी डीके, रेडियो एक्टिविटी के दौरान बी डीके जो होता है उसमें ये रिएक्ट करता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम लोग 10th में भी ये चीज़ पढ़े थे कि जैसे कि मैग्नेट होता है, अगर सेम साइड रहा, जैसे कि सेम पोल रहा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अगर ऑपोजिट साइड रहा, ऑपोजिट पोल रहा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स में बस वही है, ये भी मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग फोर्स में ही आता है कि ये दोनों इसी तरह से वर्क करता है, ये या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। आप मैग्नेट में आप ये चीज़ खुद से भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि आप दो सेम पोल को आप लीजिए, नॉर्थ पोल, जैसे अगर ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। आप ये खुद से घर पे प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। अब हम मेनली एक लास्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब वर्ल्ड में जितना ही फोर्स है वो चारों, इन्हीं चारों फोर्स है, मेनली यही 4 फोर्स है। तो अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये नेचर में एग्जिस्ट करने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ये फोर्स कहाँ पे वर्क करता है, सबसे मेन चीज़ यही है, आप बस चारों फोर्स को याद रखिए, चारों फोर्स का नाम और कहाँ पे वर्क करता है, मतलब किस जगह पे इसका वर्क है उसको याद रखिए। न्यूक्लियस, किसी भी एक एटम का जब एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे प्रोटॉन रहता है और इसके साइड साइड में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और यहाँ पे प्रोटॉन है, उसी को एक साथ बैलेंस करने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को यूज़ करते हैं। वहाँ पे ही ये यूज़ में आता है, क्योंकि अगर वो स्ट्रांगली नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तब वो न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो जो पार्टिकल रहेगा वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोर्स भी है, बहुत ज़्यादा ही मस्ट है, और ये यहाँ पे न्यूक्लियस में वर्क करता है ताकि ये दोनों एक साथ इंट्रैक्शन से जुड़े रहें। अब हम देखेंगे सबसे लास्ट टॉपिक, जिसमें कि अब हम इसकी रिलेटिविटी देखेंगे कि जितने भी फोर्स को हमने पढ़ा वो आपस में किस तरह से, उन दोनों उस सारों के बीच में क्या रिलेशन है और कौन सा शॉर्ट रेंज है, कौन सा लॉन्ग रेंज है। सबसे पहले जान लीजिए न्यूक्लियर फोर्स जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज में वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ही एक तरह से, लेकिन ये भी शॉर्ट रेंज में ही वर्क करता है। वीक फोर्स ये भी शॉर्ट रेंज में वर्क करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ये लॉन्ग रेंज में वर्क करता है, क्योंकि जैसा कि अर्थ है, अर्थ अगर सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो लॉन्ग रेंज में वर्क करता है। इसका कितना ज़्यादा ये रिएक्ट
मैग्नेटेड है 10⁻38, इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 और वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻25 एंड ग्रेविटेशनल फोर्स 1। सो इट्स द एंड ऑफ द टॉपिक एंड एंड्स ऑफ द चैप्टर। सो अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट करिए, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके हमसे जुड़ सकते हैं। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।